हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 1। रात का वक्त, शहर से दूर एक आलीशान फार्म हाउस के अंदर पियानो रूम में एक शख्स पियानो के सामने चेयर पर बैठा था। उसकी पतली उंगलियां पियानो कीज पर बेदर्दी से चल रही थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा खामोशी से घिरा हुआ एक्सप्रेशनलेस था। उसने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था जिसके ऊपर 2 बटन खुलने की वजह से उसकी सख्त ब्रॉड चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी और उसके सीने पर बना गहरे रंग का शेर का टैटू, जिसे देखकर कोई भी डर जाए, वो देखने में जिंदा शेर की तरह दिख रहा था। वो अपनी क्यूरिटी का ऐलान कर रहा हो। वो शर्ट के नीचे प्यासे शिकारी की तरह छिपा था। वो टैटू उस शख्स को और डरावना बना रहा था। उसका ऑरा इतना डार्क था कि आसपास की रोशनी भी उसमें घुटकर खत्म हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे यह शख्स चलती फिरती अंधेरे से भरी दुनिया की मिसाल हो, जिसके अंदर रोशनी के लिए जरा भी जगह नहीं थी। वो शख्स जिस तरह की खतरनाक धुन उस पियानो से बजा रहा था, वो सुनकर फार्म हाउस के सारे सर्वेंट्स में डर का माहौल था। वो धुन बेहद डरावनी थी, जिसमें बहुत ही खतरनाक राज छुपे हुए थे। कमरे के बाहर एक शख्स आके रुका और वो भी उस धुन को सुनकर डर गया। उसने खुद से कहा, आखिर किंग इतनी खतरनाक धुन क्यों बजाते हैं? कहते हुए उसने सर हिलाया और डरते हुए कमरे के अंदर चला गया। अंदर आके उसने रिस्पेक्ट के साथ कहा, किंग, जैसा आपने कहा था वो सब हो गया है। जेट भी रेडी है इंडिया जाने के लिए। ये सुनते उस शख्स के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर भयानक मुस्कान तैर गई। उसने पियानो से अपने हाथ हटाए और अपनी डार्क आवाज में कहा, गुड जॉब। इतना कहकर वो उठा और वहां से आगे बढ़ गया। उसके फार्म हाउस के पीछे के खाली मैदान में एक जेट रुका हुआ था। वो शख्स उस जेट में जाके बैठ गया। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट भी बैठ गया। कुछ घंटों बाद उसका जेट मुंबई से कुछ दूर एक खाली मैदान में लैंड हुआ। वहां से निकल के वो शख्स अपने बेहद आलीशान और खूबसूरत से फार्म हाउस में आया और रूम में आते ही उस शख्स ने शावर लिया और कुछ देर ड्रिंक करता रहा, क्योंकि बिना ड्रिंक के उसे नींद नहीं आती थी। काफी देर तक ड्रिंक करने के बाद जब उसकी आंखें भारी हुई तो वो बेड पे आके लेट गया और लेटते ही सो गया, क्योंकि अभी रात का समय था। सुबह का वक्त, एक छोटे से घर में किचन में एक लड़की गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। उसके हाथ बड़ी ही तेजी से चल रहे थे। वो लड़की दिखने में किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत। उसकी ग्रे आंखें जो पल भर में किसी को भी मोह ले। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे परियों के देश से कोई खूबसूरत सी परी धरती पे आई हो। ये है इनाया अग्रवाल, एक बेहद खूबसूरत और उतनी अच्छी और प्यार भरे दिल की लड़की। जहाँ भी जाए वहाँ खुशियाँ भर दे। तभी एक औरत जो कि लगभग 33 साल की होगी, वो किचन में आई और उस लड़की को काम करते हुए देखकर बोली, इनाया, आज तुम्हारा लास्ट एग्जाम है ना, और मैंने तुम्हें कहा ना तुम काम नहीं करोगी, लेकिन तुम सुनती क्यों नहीं? इनाया ने आखिरी का पराठा बनाते हुए कहा, भाभी, बस हो ही गया, और आपको पता है ना मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज आप रोका मत कीजिए। ये सुनकर वो औरत जो उसकी भाभी थी वो बोली, रहने दो, पता है मुझे, माँ जी के डर से करती हो तुम ये सब काम। इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ममता भाभी, वो जैसी भी हो पर मेरी चाची हैं और मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ की जगह देखा है, इसलिए मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगता। आप चिंता मत कीजिए, और देखिए ये आखिरी का पराठा भी हो गया। ममता, अच्छा जाओ, अब जाके तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। इनाया वहां से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने अपने बाल खोले। उसके काले घने और सिल्की बाल पीठ पे लहरा गया। उसने सबसे पहले अपनी कुर्ती उतार कर एक येलो और व्हाइट कॉम्बिनेशन का अनारकली सूट पहना, जो कि उसके रूप को और भी निखार रहा था। फिर जल्दी फेस वॉश किया और आगे होठों पे लिप बाम लगाया और कानों में छोटे छोटे झुमके पहन ली। वो हमेशा झुमकी ही पहनती थी। उसके बाद हाथों में घड़ी पहनी और अपना दुपट्टा लेकर वो बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने
कान्हा जी की मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़े और कुछ देर प्रार्थना करने के बाद वो जाके नाश्ता करने बैठ गई। उसकी चाची नाश्ता करते वक्त उसे घूरे जा रही थी, लेकिन इनाया को उसकी आदत थी तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा खा के वो उठी और फिर अपने भाई से बोली, भैया भाभी, चाची मैं चलती हूँ। उसके भैया भाभी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, लेकिन चाची ने गुस्से में कहा, 20 साल की हो गई है, लेकिन मैडम को अभी भी पढ़ाई करनी है और पढ़ के नौकरी भी करनी है। ये लड़का सुनता नहीं है, वरना अब तक इसके हाथ पीले कर चुकी होती मैं। अरे कब तक इस बोझ को सिर पे बिठा के रखें। दरवाजे पे अपनी जूती पहन रही इनाया ने जब ये सुना तो उसे बुरा तो बहुत लगा, पर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकली। बाहर आके वो ऑटो देखने लगी, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, लगता है थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई रिक्शा ही नहीं है, शायद आगे मिल जाए। वो चलते हुए बहुत आगे आई। उसकी नज़र अपनी घड़ी पर थी। एग्जाम शुरू होने के बस 20 मिनट बाकी थे। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी, तभी उसे सड़क पे एक प्यारा सा पप्पी दिखा। उसने प्यार से उसे निहारते हुए कहा, कितना प्यारा है। उसी पल उसकी आंखें बड़ी हो गई जब सामने से एक कार बड़ी ही तेजी से आ रही थी। इनाया जल्दी से भागी और उस पप्पी को अपनी गोद में उठा के जल्दी से साइड हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। अगर वो जरा से भी लेट होती तो आज उस मासूम पप्पी की जान चली जाती। इनाया ने उस पप्पी की पीठ सहलाते हुए अपनी प्यारी आवाज में कहा, आप अब बिल्कुल ठीक है। वैसे गलती उन कार वाले की भी नहीं है। आप इतने छोटे से हो कि उन्हें शायद आप दिखाई नहीं दिए। वैसे आपकी मम्मा कहाँ है? आप जाओ अपनी मम्मा के पास, वो परेशान हो रही होंगी ना आपके लिए। वही कार के अंदर बैठा शख्स जो गुस्से में इनाया की तरफ देख रहा था। इनाया का चेहरा उसके बालों की वजह से दिख नहीं रहा था, पर उस शख्स की गुस्से भरी नजरें उस पे थी। उस शख्स ने काले रंग की शर्ट पहनी थी, पर वो काला रंग भी उसके ऊपर लगे खून के लाल रंग को छुपा नहीं पाया। वो शख्स अभी अभी किसी का खून करके आया था। उसने इनाया को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, कितनी बेवकूफ लड़की है। यहाँ मैं अभी भी एक जीते जागते इंसान को मार के आया और ये एक छोटे से जानवर की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है। सच्चा स्टूपिड गर्ल। ये कहकर उसने अपनी आंखों पे गगल्स चढ़ाए और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। इधर इनाया ने पप्पी को छोड़ा और फिर आगे निकल गई। उसके पास अब 10 मिनट बचे थे। चलते ही उसने खुद से कहा, मैं टाइम से एग्जाम देने पहुंच जाऊंगी। कान्हा जी मेरे साथ हमेशा है। उसने कहा ही था कि उसी वक्त एक रिक्शा उसे दिखा। इनाया के होठों पर स्माइल आ गई। उसने मन ही मन अपने कान्हा का शुक्रिया किया और रिक्शा रोककर उसमें बैठकर निकल गई। वो कॉलेज पहुंची और जल्दी से अपना नंबर चेक कर हॉल की तरफ बढ़ गई। वो 5 मिनट लेट हो गई थी। प्रोफेसर ने जैसे उसे देखा तो कहा, वैसे तो लेट एंट्रीज अलाउड नहीं है, पर तुम इस कॉलेज की टॉप स्टूडेंट हो, इसीलिए आ जाओ। इनाया मुस्कुराते हुए अंदर आ गई और अपने एग्जाम देने लगी। आज उसका फाइनल ईयर का लास्ट पेपर था। शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ये एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी और सिर्फ एशिया में ही नहीं, कंपनी के ब्रांचेज पूरी दुनिया भर में फैले हुए थे। इस कंपनी के सबसे लास्ट फ्लोर पे बने एक आलीशान केबिन में एक शख्स ग्लास वॉल के सामने खड़ा था और अपनी गहरी नजरों से मुंबई को देख रहा था। ये शख्स था शेखावत इंडस्ट्रीज का ओनर आहिर शेखावत, एक बेहद डार्क पर्सनालिटी का मालिक। एरोगेंट, घमंडी, गुस्सैल, ये शब्द भी इसके आगे कम पड़ जाए। काली गहरी आंखें जिनमें रहम नाम की कोई चीज नहीं थी, 6 पैक एब्स और सीने पे बना शेर का टैटू, उसके सख्त बाइसेप्स और उसका डार्क ऑरा उसकी बेरहमी का सबूत दे रही थी। आहिर के हाथ में सिगरेट थी जिसके वो कश ले रहा था। वो शायद किसी गहरी सोच में था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसने सामने देखते हुए कहा, कम इन। उसका असिस्टेंट आया और उसे आज का शेड्यूल बताने लगा।
उसने सब बताने के बाद रिस्पेक्ट से कहा, सर अभी 3 घंटे में हमें उस कॉलेज के लिए निकलना होगा। आहिर ने सिगरेट बुझाई और सर्द आवाज में कहा, 3 घंटे बाद आओ। असिस्टेंट ने डरते हुए हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही आहिर अपनी चेयर पे आके बैठा और लैपटॉप ऑन कर काम करने लगा। करीब 3 घंटे बाद इनाया का पेपर खत्म हुआ तो वो बाहर आई। उसकी दोस्त भी उसके साथ ही थी। उसकी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है इनाया, हमारे कॉलेज में जो न्यू फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट बिल्ड हुआ है ना, आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। सुना है इस सेरेमनी में एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर आहिर शेखावत आ रहे हैं। उन्हें आज तक ज्यादा किसी ने नहीं देखा है क्योंकि वो बहुत रिजर्व रहते हैं, पर उनके बारे में एक चीज तो बहुत सी सुनी है कि वो बहुत ही क्रूअल हार्टेड पर्सन है। इंसानी नाम की चीज नहीं है उनके पास। ये सुनते ही इनाया ने कहा, ऐसे नहीं बोलते पूजा, कोई इतना बुरा नहीं होता। कभी कभी हालात भी इंसान को बुरा बना देते हैं। हमें किसी के बारे में न निगेटिव बोलना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। पूजा उसकी बात सुन मुस्कुराई और कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो इनाया? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रह के ना डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पे पहुंच गया इंसान तक खुशी से जीने लगेगा। इनाया उसकी बात पे कुछ नहीं कहती उससे पहले कि एक प्रोफेसर उनके पास आई और बोली, तुम दोनों यहाँ से जाओ, अभी कुछ ही देर में मिस्टर शेखावत आने वाले हैं और उन्हें अपने आसपास ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। इनाया ने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी आवाज में कहा, हाँ बस हम जा ही रहे हैं। कहते हुए वो पूजा का हाथ पकड़े उसे साइड में ले गई, वरना पूजा बदतमीजी करके फुल मूड में थी। खैर वो लोग जैसे ही कॉलेज से जाने के लिए निकले तभी सामने गेट पे एक के बाद एक करीब 11 कार्स एक लाइन में आके रुकी। उनमें से काले यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स बाहर निकले। उनके यूनिफॉर्म पे बड़े ही स्टाइलिश तरीके से एएस का लोगो लगा हुआ था। सबके हाथ में राइफल थी। उन्होंने सबसे बीच वाली कार का डोर खोला जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लैक रोल्स रॉयस थी। उसमें से आहिर निकला। उसकी आंखों में ब्लैक गॉगल्स थे। ब्लैक रंग का बिजनेस सूट पहने वो बहुत ही डैशिंग दिख रहा था, पर चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह सख्त। कॉलेज में ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, पर लड़कियां गार्डन में तो कोई लॉन्ग में छुपे बैठी थी क्योंकि उन्हें भी आहिर की एक झलक का इंतजार था। वहीं पूजा जो इनाया के साथ थी उसने कहा, यार ये तो बड़ा गजब निकला, क्या किल्लर एटीट्यूड है, बंदा सच में हार्ड है। उसकी बात सुनकर इनाया ने उसके हाथ पे मारते हुए कहा, ऐसी गंदी बातें मत करो और चुपचाप चलो यहाँ से। पहले ये लड़कियाँ ऐसे छुप के बैठी हैं, मैं नहीं चलती, मैं उनकी नज़रों में आऊँ इसीलिए। उसकी बात काटते हुए पूजा ने कहा, कैसे जाएगी, मेन गेट से वो अंदर आ रहे हैं इसीलिए उनको जाने दो, फिर जाएंगे हम। इनाया गहरी सांस लेके वहीं खड़ी हो गई। तभी एक प्रिंसिपल उनके पास आए और उसे बुके देते हुए बोले, इनाया बेटा चलो मिस्टर शेखावत का वेलकम करो। ये सुनकर इनाया शॉक्ड रह गई। उसने कहा, मैं कैसे सर? आप प्रिंसिपल, तुम इस कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका वेलकम तुम ही करो, इसीलिए अब चलो। इनाया ने एक नज़र पूजा को देखा तो पूजा ने आंखों ही आंखों में उसे जाने को कहा। इनाया गहरी सांस लेके आगे बढ़ गई। पता नहीं क्यों उसे आहिर से एक अजीब सा डर लग रहा था। वैसे तो दिन का समय था, लेकिन आहिर के कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे दिन के उजाले को अंधेरे ने अपने आगोश में खेल लिया हो। इनाया का दिल हर बढ़ते कदम के साथ धड़क रहा था। वो प्रिंसिपल और बाकी प्रोफेसर के साथ आहिर के सामने जाके खड़ी हो गई और उसे बुके देते हुए कहा, वेलकम सर, हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि आज इतने बड़े दिन आप हमारे कॉलेज आए और आपके हाथों से इस डिपार्टमेंट की ओपनिंग हो रही है। आहिर जो आंखों पे गॉगल्स लगाए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा की तरह डार्क एंड कोल्ड थी, पर उसकी सर्द आंखों में इनाया को देखते ही कुछ एहसास आके गुजर गए। उसने उस बुके को लेके अपने असिस्टेंट को दे दिया और वापस प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, सीजर। प्रिंसिपल ने कांपते हुए हाथों से उसे कैंची दी
तो आहिर ने ओपनिंग की। अंदर एक छोटी सी पार्टी रखी थी, लेकिन आहिर कहाँ ही रुकने वाला था। उसके असिस्टेंट ने कहा, अब हमें निकलना होगा, आपकी ओपनिंग हो गई, नो वी हैव टू लीव। कहते हुए उसने भी आहिर के साथ बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आहिर ने आगे जाके एक नज़र पलट के इनाया को देखा। इनाया को देख उसके होठों पे बेहद डार्क स्माइल आ गई। वो कॉलेज से बाहर जाने लगा। उसके रास्ते में एक पंछी था जो शायद पहले से ही थोड़ी दर्द भरी हालत में था। तभी तो इंसान के कदमों की आहट पाके वो भी उड़ नहीं पा रहा था। आहिर ने रास्ते में पड़े उस पंछी को देखा, लेकिन उसके कदम नहीं रुके और देखते ही देखते उसने उस पंछी को अपने जूतों तले रौंदा और आगे बढ़ गया। वो पंछी पल भर में खून से सन गया। आहिर ने कार में बैठकर उस पंछी को देखते हुए कहा, आहिर शेखावत के रास्ते में आए थे तुम, अब जिंदा बचे तो भी दोबारा उड़ नहीं पाओगे। कहते हुए उसके होठों पे भयानक स्माइल आ गई। इधर इनाया के पास पूजा आई तो इनाया उसके साथ बाहर चली गई। वो पूजा से बात करते हुए जा रही थी कि रास्ते में उसकी नज़र उसी पंछी पे गई जिसे आहिर ने जख्मी किया था। उसे देखते ही इनाया का दिल कांप उठा। वो जल्दी से उस पंछी के पास आई जिसकी सांसें भी मुश्किल से चल रही थी। उसने उस छोटे से पंछी को अपने नाजुक हाथों में उठाया। पूजा ने कहा, बहुत बुरी तरह से जख्मी है, शायद बचेगा नहीं। इनाया ने रोते हुए कहा, बचेगा, कुछ नहीं होगा इसे। कहते हुए वो जल्दी से उसे लेके हॉस्पिटल आ गई। कुछ ही देर में डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया, पर वो फड़फड़ा नहीं पा रहा था, न उठने की कोशिश कर रहा था। इनाया उसे लेके बाहर आ गई। पूजा, छोड़ इनाया, ये शायद मर चुका है और जिंदा रहा भी तो उड़। उसकी बात अधूरी रह गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई जब वो पंछी फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को लहराने लगा और देखते देखते वो आसमान में उड़ने भी लगा। इनाया के होठों पे उसे उड़ते हुए देखकर एक अलग ही चमक थी। वो पंछी उसके पास आके उसके कंधे पर बैठ गया, शायद अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। इनाया ने उसे अपने हाथ में लिया और प्यार से सहला के वापस उसे आसमान में उछाला। इस बार वो पंछी लंबी उड़ान लेके उड़ गया। इनाया ने हॉस्पिटल से निकलने के बाद पूजा से कहा, पूजा, मैं अब घर चलती हूँ, तुम भी जाओ। पूजा, ऐसे कैसे? मुझे अच्छे से पता है तुमने सुबह से भी थोड़ा ही खाया होगा और रात को भी तुम्हारे खड़ूस चाचा चाची कुछ ढंग से खाने नहीं देंगे, इसलिए मेरे साथ चलो, पहले हम लोग कुछ अच्छे से खा लेंगे, उसके बाद चली जाना तुम। इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, यार मेरे चाचा चाची इतने भी खराब नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, देखना एक दिन मुझसे बहुत सारा प्यार करेंगे वो। पूजा, इस मामले में मुझे अब कुछ नहीं कहना, चलो अब हम छोले भटूरे खाते हैं। वो इनाया के साथ थोड़ी दूर चल के सड़क के किनारे एक छोटे से स्टॉल पे आ गई और 2 प्लेट छोले भटूरे बनाने के लिए कह दिया। उनका खाना आया तो वो स्टैंड पे लेके रख के खाने लगे। खाते हुए दोनों बात भी कर रहे थे और इनाया के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट थी। आहिर अपने ऑफिस जा रहा था। उसके आसपास हमेशा की तरह सिक्योरिटी थी। वो अपना सिर पीछे सीट से टिका के बैठा था और आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों में आगे इनाया का खूबसूरत चेहरा आ गया। आहिर ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सिर झटकते हुए कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, उसके बारे में क्यों ही सोचना। कहते हुए उसने अपना चेहरा विंडो की तरफ किया तो एक बार फिर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे सड़क के किनारे स्टॉल पे छोले भटूरे खाती इनाया दिखी। वो देखना तो नहीं चाहता था, पर एक बार फिर उसकी नज़रें इनाया पे टिक गई। उसकी नज़रें इनाया की ग्रे आंखें, उसकी छोटी सी नाक, उसकी गर्दन, उसके पतले गुलाबी होठ, हर एक को स्कैन कर रही थी और आखिर में उसकी नज़रें एक चीज़ पे आके अटक गई। इनाया की दिलकश मुस्कान जो किसी को भी घायल कर दे, और सबसे कातिलाना तो उसके होठों के किनारे बना तिल। आहिर खो गया उसे देखने में। ड्राइवर ने गाड़ी आगे ली तो आहिर ने गुस्से में कहा, पीछे ले लो। ड्राइवर वापस थोड़ा पीछे आया तो एक्सेट इनाया के सामने आहिर ने कार रोकी और अब इत्मीनान से उसे देखने लगा। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी इनाया से नहीं हट रही थी।
इनाया को देखते हुए एक खुमारी सी छा गई थी उसकी आंखों में। इनाया ने खाना खाया और पूजा के साथ वहां से चली गई, लेकिन आहिर अब भी खोई हुई वहीं देख रहा था। उसे अब भी उस खाली जगह पे भी इनाया नजर आ रही थी। उस खामोश सी कार में एक कॉल की आवाज गूंज उठी, जिससे आहिर होश में आया और होश में आने के बाद उसे पता चला कि इनाया तो कब की वहां से चली गई। उसने गुस्से में अपना हाथ कार की विंडो पे मारा और खुद से कहा, शिट, मुझे देखना चाहिए था वो कहाँ जा रही है। आखिर आहिर शेखावत की आंखें, जो न जाने कितने समय से किसी भी लड़की को एक नज़र देखना पसंद नहीं करती, उसकी आंखें सिर्फ तुम में ठहर गई। कुछ तो खास बात है तुम्हारे अंदर, कहते हुए वो मिस्टीरियसली मुस्कुराया और ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने को कहा। कुछ देर बाद वो अपने विला आया और उसकी नज़र हॉल में बैठी एक औरत पे गई, जिसकी उम्र लगभग 50 साल की होगी। बनारसी साड़ी, सिर पे पल्लू, गले में बड़ा सा डायमंड हार और चेहरे पे तेज। देखने से ही पता चल रहा था कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। आहिर ने उसे देखकर कहा, बड़ी माँ आप? वो औरत, जिनका नाम जानकी शेखावत था, उन्होंने आवाज़ सुनते ही आहिर को देखा और उसे देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। आहिर उनके पास आया और आते ही उसने झुकते हुए पैर छू लिए। जानकी ने उसे गले लगाया और कहा, हमारा बच्चा, हम आपसे नाराज हैं आहिर। आप यहाँ आ तो गए पर अपने घर नहीं आए, इसलिए हम खुद यहाँ आए। भले ही आपको याद नहीं आई, पर एक माँ को अपने बच्चे की हमेशा याद आती है। आहिर, आहिर, कैसी बातें कर रही हैं आप बड़ी माँ? मैं भले आपको कभी भूल सकता हूँ क्या? जानकी जी, तो फिर घर क्यों नहीं आए? अच्छा वो सब छोड़ो, अब चलो घर। हमें जैसे ही पता चला आप आए हैं तो हम लगे हाथ यहाँ आ गए। आहिर कुछ कहता उससे पहले ही जानकी जी ने उसका हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, आपको हमारी कसम बेटा। आहिर ने अब कुछ नहीं कहा। करीब 1 घंटे बाद एक कार एक बड़े से पैलेस के अंदर इंटर हुई, जिसमें से आहिर और जानकी जी बाहर निकले। उस पैलेस को देखते हुए आहिर की आंखों के सामने कुछ लम्हे आगे गुजर गए। जानकी जी ने कहा, जानते हैं बेटा आपको किसकी याद आ रही है, पर हम भी क्या करें, आपको हमेशा बेटा माना है, आपसे दूर नहीं रह पाए। आहिर ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बड़ी माँ अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत भाग लिया मैं इस घर से, पर अब और नहीं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही जानकी जी के होठों पे बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। वो आहिर के साथ बीच के बने रास्ते से होते हुए अंदर आ गई। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ और पेड़ पे मिनी लैंटर्स लगे थे। वो पैलेस बहुत ही बड़ा और बहुत ही आलीशान था। आहिर और जानकी जी मेन दरवाजे पर आए तो वहाँ एक औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 साल की होगी, वो दरवाजे पर आरती की थाल लेकर खड़ी थी। उसके पीछे ही एक आदमी और एक लड़की खड़ी थी। उन्होंने आहिर की आरती की और टीका लगा के कहा, अब आइए बेटा अंदर। आहिर अंदर आया और सबके पैर छू लिए। सबसे मिलके वो काफ़ी खुश था। उसके इमोशंस किसी के सामने चाहे नहीं होते थे, पर अपने परिवार से वो बहुत प्यार करता था और उसके परिवार की तो जान बसती थी उसमें। आहिर के परिवार में उसकी बड़ी माँ यानी बड़ी चाची जानकी जी और चाचा राजवेंद्र, इनकी एक ही बेटी थी जानवी, जिसकी शादी हो चुकी थी। आहिर की छोटी चाची अपर्णा और चाचा अनूप, इनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा अनीश, जिसकी शादी हो गई थी, और इनकी पत्नी का नाम सुहाना, और इस परिवार की सबसे छोटी बेटी निष्का। सबसे मिलने के बाद आहिर अपने इलाके में यानी सबसे लास्ट फ्लोर पर आया। वहाँ पे सारी चीज़ें बेहद नीट एंड क्लीन थी। ये देखकर आहिर को अच्छा लगा। वो अपने रूम में आया जो ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर का था। वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, पर्दे से लेके बेडशीट तक का कलर डार्क था। आहिर कमरे में आते ही शावर लेने चला गया। इनाया अपने घर आ चुकी थी और फ्रेश होके वो सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में आके वो जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगी, क्योंकि डिनर का समय हो चला था और टाइम पे डिनर नहीं मिला
तो उसकी चाची हंगामा कर देती है। उसने बड़े ही कम समय में पूरा डिनर प्रिपेयर कर दिया था और अब उसे लेके बाहर डाइनिंग टेबल पे आ गई, जिसमें सिर्फ 5 ही चेयर्स थी। धीरे धीरे उनके चाचा चाची, भैया भाभी और उनका बेटा आके बैठ गए तो इनाया ने सबको डिनर सर्व किया। हालांकि उसके भैया भाभी को बहुत तकलीफ होती थी कि वो सब साथ में खाएं और इनाया अकेली सबको सर्व करेगी पर खुद नहीं खाएगी। पर बड़ों के डर से वो कुछ नहीं बोलते थे। कुछ ही देर में सबका डिनर हो गया तो इनाया ने सारे बर्तन किचन में रखे और बर्तन धोने के बाद वो अपने कमरे में आई। पूजा के साथ उसने खाना खा लिया था। खुद के लिए उसने कुछ बनाया नहीं था। वो अपने कमरे में आके बालकनी में जाकर बैठ गई और चांद तारों को देखने लगी। उसने आसमान में तारों को देखते हुए कहा, आप बचपन में कहती थी ना माँ कि मेरे लिए भी कोई राजकुमार आएगा। मुझे नहीं पता वो राजकुमार कभी आएंगे भी या नहीं, पर इतना ज़रूर पता है कि आपकी इनाया बहुत स्ट्रांग है। देखना बहुत जल्द अब मैं जॉब करने लग जाऊंगी, फिर आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा माँ कि आपकी बेटी। इनाया ने अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कहते हुए उसकी आंखें झिलमिला गई। ये उसका रोज का काम था, वहाँ आके अपने माँ से बात करना, और भले ही कितनी भी खुश क्यों न रहे लेकिन उनसे बात करते हुए उसकी आंखें नम ही हो जाती थी। दूसरी तरफ आहिर बालकनी में खड़ा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वो अपनी डेडली नज़रों से चांद को देख रहा था। देखना क्या, वो बस घूरे जा रहा था। पर अचानक ही चांद पे काले बादल छा गए और ये देखते ही आहिर के होठों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने सिगरेट का लंबा कश लेते हुए कहा, चांद की खूबसूरती को छुपाने के लिए ये काले बादल जरूरी हैं। लगता है ये बादल भी चाहते हैं कि चांद को इनके अलावा कोई और न देखे। कहते हुए उसकी आंखों के सामने इनाया का चांद सा चेहरा आ गया। उसने खुद से कहा, आहिर शेखावत की नजरें ठहरी है तुम पे, मैं तुम पे भी अब काले बादल छाने का समय आ गया है। तुम्हारी खूबसूरती पे ये काले बादल मंडरा रहे हैं और बहुत जल्द तुम्हें अपने अंदर पूरी तरह समा भी लेंगे। फिर तुम बनोगी शैतान की महबूबा। कहते हुए उसने सिगरेट का धुआं छोड़ा और अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल किया। सामने से कॉल पिक होते ही आहिर ने कहा, जो लड़की आज कॉलेज में मेरा वेलकम कर रही थी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आधे घंटे के अंदर चाहिए। और हाँ, एक भी बात छूटी तो तुम्हारी सांसें भी तुमसे छूट जाएंगी। इतना कहकर उसने कॉल कट किया और इनाया का चेहरा याद करते हुए कहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए